इन द पास्ट मैंने काफ़ी सारे डिस्टर्बिंग मीडिया को कवर किया है इस चैनल पे एंड मेरी कुछ अलग अलग डेडिकेटेड सीरीज़ भी है इसके ऊपर। बट टुनाइट हम लोग एक्सप्लोर करेंगे मिस्टीरियस साउंड्स, अनसेटलिंग नॉइजेस एंड डिस्टर्बिंग कॉल्स, बेसिकली हर चीज़ इनसाइड द रेल्म ऑफ ऑडियो। दिस इज़ डिस्टर्बिंग साउंड्स ऑन द इंटरनेट। तुमने कई सारे ऐप्स और डिवाइसेस के बारे में सुना होगा जो कि आजकल लोग यूज़ करते हैं उनकी लाइफस्टाइल को ट्रैक करने के लिए या लाइफस्टाइल से जुड़ी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए। एंड कोई अपने स्टेप्स को ट्रैक करता है, कोई अपनी कैलोरीज को ट्रैक करता है, कितनी कैलोरी खाई, कितनी कैलोरी बर्न करी। कोई स्मार्ट वॉच यूज़ करता है, कोई फिटनेस बैंड यूज़ करता है, और कई लोग उनके स्लीप को भी ट्रैक करते हैं, उनकी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। 2014 में एक रेडिट यूज़र सबरेडिट r/ghost पे एक पोस्ट करती है। इस पोस्ट का टाइटल था एक्सपीरियंस यूजिंग स्लीप एज एंड्रॉयड ऐप। नाउ ये जो पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करता है पूरे रेडिट पे इन नो टाइम। एंड फर्स्ट अपीयरेंस पे ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई ऐप रिव्यू है, बट इट वॉज बियॉन्ड एनीथिंग एनीवन विल बी एबल टू एक्सप्लेन। इस पोस्ट में जेनी बताती है कि वो एक सिंगल मदर है और उसका एक 3 साल का बेटा है जिसके साथ में वो अकेले रहती है। जेनी फर्दर इस पोस्ट में बताती है कि वो एक स्लीप ऐप का यूज़ कर रही कुछ टाइम से अपनी स्लीप को ट्रैक करने के लिए। एंड वन ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस ऐप इज़ कि ये सराउंडिंग के ऑडियो को, सराउंडिंग के नॉइस को भी रिकॉर्ड करता है जब यूज़र सोता है इसको यूज़ करने वाला। जेनी ऑल्सो मेंशंस कि उसे सोते वक्त तो नींद में बोलने की आदत है, इसीलिए हर सुबह वो पिछले रात की जो ऑडियो रिकॉर्ड होती है उसको उठ के चेक करती है। सो द नाइट ऑफ 30 December 2014 was no different for her until she found this. What are you doing? Okay. ऑडियो में तुम सुन ही सकते हो कि वो नींद में कुछ बोल रही है। शुरुआत होती है व्हाट आर यू डूइंग से, देन वो बोलती है नथिंग, फिर थोड़ी देर बाद वो बोलती है इट्स देम। एटलीस्ट सुन के तो यही लग रहा है ऑडियो को, जो कि क्रीपी है। बट देन जेनी ने ऑलरेडी मेंशन किया कि उसे नींद में बोलने की आदत है, सो इट्स प्रीटी नॉर्मल राइट। हर किसी का ऑडियो को लेके यही ओपिनियन था जैसे अभी हमारा है। बट देन जेनी मेंशंस कि ये जो सेकेंड ऑडियो है वो काफ़ी डीप है एंड ये किसी मेल की वॉइस है। लेटर ऑन एक और रेड यूज़र इन दोनों वॉइसेस का डीप एनालिसिस करता है और ये बात प्रूव करता है कि सही बात है, दोनों वॉइसेस डिफरेंट है, दोनों का पिच डिफरेंट है, और जो दूसरी ऑडियो है उसका पिच एक मेल वॉइस की तरह ही है। सिंस दिस हैपेंड जेनी ने अपना घर चेंज कर लिया है और जेनी अब वहाँ नहीं रहती है। एंड ये जो जेनी का एक्सपीरियंस था वो फर्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस था इस वॉइस के साथ। ये वॉइस किसकी थी इसको लेके काफ़ी सारी थ्योरीज हैं लोगों की। कोई कहता है कि शायद ये कोई गोस्ट था, किसी को लगता है कि शायद कोई चोर था। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि ये कोई चोर था, बिकॉज अगर कोई चोर होता तो इस तरह से रिप्लाई नहीं करता। वो खुद शॉक हो जाता 1 मिनट के लिए कि शायद ओनर जाग रहा है। सो चोर तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। चाहे जो भी हो, द आइडिया दैट वाइल यू आर asleep something is happening to you is always terrifying.
जब हम डिस्टर्बिंग ऑडियो की बात करते हैं जो फर्स्ट चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है इमरजेंसी कॉल्स। नाउ कीप इन माइंड जैसे हमारे यहाँ पे 100 डायल करते हैं वैसे ही इमरजेंसी में अमेरिका में 911 कॉल करते हैं। नाउ ऑब्वियसली इमरजेंसी कॉल्स डिस्टर्बिंग ही होते हैं एंड अगर मैं सिर्फ इसी बेसिस पे यहाँ पे क्लिप्स इंक्लूड करने लगता तो ये जो पूरी वीडियो है वो इन्हीं कॉल से भर जाती। सो ऑब्वियसली अगर मैंने इस क्लिप को यहाँ इंक्लूड किया है देन देयर इज समथिंग मोर टू दिस 911 कॉल। ये जो इमरजेंसी कॉल है वो रूथ प्राइस नाम की एक ओल्ड लेडी ने किया था जब उसने नोटिस किया कि उसके घर के आसपास एक स्ट्रेंजर घूम रहा है, एक अननोन आदमी घूम रहा है ना। क्योंकि रूथ अकेले रहती थी उसने डर के अपनी सेफ्टी के लिए इस कॉल को किया था। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम सुन लो ऑडियो को पहले, बट आई एम गोइंग टू गिव यू अ ट्रिगर वार्निंग हियर दैट यू आर गोइंग टू हियर अ लेडी स्क्रीम फॉर हर लाइफ और पॉसिबली स्क्रीम टू डेथ। सो मैं वीडियो की शुरुआत में तो हमेशा डाल ही देता हूँ बट मैं स्टिल मेंशन कर देता हूँ दैट व्यूअर डिस्क्रिशन इज हाईली एडवाइज्ड। This is Ruth Price at 3877. What's the problem, ma'am? Oh, well, there's some guy been checking the place out. How? Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door. And, yes? And said he's looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. Mm-hmm. Where is he now, ma'am? I don't have no idea. सो जैसा कि तुमने ऑडियो में सुना ही, ये जो कॉल है वो रूथ प्राइस नाम की एक ओल्ड लेडी ने किया था जब उसने एक सस्पिशियस आदमी को उसके घर के आसपास देखा। रिसीवर उससे फर्दर पूछती कि उसे क्या प्रॉब्लम है और ये आदमी आखिर कर क्या रहा है। तो रूथ एक्सप्लेन करती कि ये जो आदमी है वो उसके घर के पीछे घूम रहा था एंड वो उससे बोलता ही कि वो किसी को ढूंढ रहा है। देन वो बोलता है कि वो कोई अपार्टमेंट ढूंढ रहा है, कोई घर ढूंढ रहा है। और क्योंकि रूथ अकेले रहती है वो सेफ्टी के लिए इस कॉल को करती है। और जैसा कि तुमने सुना ही ऑडियो में, ये आदमी शायद उस पर अटैक कर देता है बात करते करते ही। और वॉइस इसके बाद में क्लियर नहीं है बट इतना तो समझ आ ही रहा है कि वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। और इसके कुछ सेकंड बाद ही कॉल कट हो जाता है। ये तो था इस कॉल का डिस्टर्बिंग पार्ट। अब बात करते हैं इसके मिस्ट्री पार्ट के बारे में। जैसे जैसे ये क्लिप लोगों के बीच में और ज़्यादा पॉपुलर हुई, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हाउ ग्रूसम इट वाज, लोगों को और ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई रूथ प्राइस के बारे में जानने की, क्योंकि उनको जानना था कि और क्या हुआ कॉल कट होने के बाद में, रूथ प्राइस के साथ में क्या हुआ। बट सरप्राइजिंगली किसी को भी रूथ प्राइस नाम की किसी भी लेडी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता था जिसकी इस तरह से डेथ हुई हो। और फिर फाइनली लोगों ने ये थ्योरी देना शुरू कर दिया कि शायद ये जो कॉल था वो फेक था और ऐसा कभी एक्चुअली में हुआ ही नहीं था। और एक लंबे टाइम तक लोगों ने रूथ प्राइस के इस कॉल को होक्स का नाम दे दिया था। कई इंटरनेट इन्वेस्टिगेटर्स आए, कई क्रिएटर्स आए जिनने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करी। बट यहाँ से एक ओपिनियन निकल के आया कि शायद ये जो कॉल था वो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए बनाया गया था और एक्चुअली में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं था। इस मिस्ट्री की जो कोर प्रॉब्लम है वो ये है कि रूथ प्राइस कभी अपना एड्रेस ही मेंशन नहीं कर पाती। वो सिर्फ 3877 बोलती है और उसके बाद में रिसीवर उसकी बात को कट कर देती है, वो उसको बोलने ही नहीं देती। और सिर्फ नाम के बेसिस पे किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। रूथ प्राइस की जो मिस्ट्री है वो काफ़ी सालों तक इसी तरह लोगों को परेशान करती है एंड इस बीच काफ़ी सारे लोग कई सारी रूथ प्राइस को ट्रैक भी करते हैं बट कोई भी इस केस से लिंक नहीं हो पाती थी क्योंकि सब लोग एक छोटी सी गलती कर रहे थे। जनवरी 2022 में एक रेडिट यूज़र एक ऐसी ही रूथ प्राइस के बारे में एक न्यूज़ कटिंग ढूंढ लेती है जिसके साथ में असॉल्ट हुआ था। इस न्यूज़ कटिंग में जो स्टोरी थी वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थी रूथ के बताए हुए सिनेरियो से एंड द ओनली डिफरेंस वाज कि रूथ की कभी इस इंसिडेंट में डेथ हुई ही नहीं थी, इसीलिए कोई भी इस मिस्ट्री को इतने सालों तक सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था।
सो भले ही एक रिलीफ की बात हो कि रूथ इस इंसिडेंट में बच गई थी, बट दिस ऑल्सो कन्फर्म्स कि ये जो स्क्रीम्स थे, ये जो ग्रूसम डिस्टर्बिंग स्क्रीम्स थे, वो एकदम रियल थे। पहले के टाइम में जब वॉर्स वगैरह होती थी तो हर कंट्री जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी रहते थे। एंड बाय दैट आई मीन किसी भी हद तक, फिर चाहे उन्हें केमिकल वेपन्स यूज़ करना पड़े, बायो वेपन्स यूज़ करना पड़े, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ करना पड़े, कुछ भी यूज़ करना पड़े, डजेंट मैटर, उनको बस जीतने से मतलब था। और ये सब मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सच में भी हुआ है। तुमने कई नाम सुने होंगे इससे रिलेटेड, जैसे कि रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट या फिर जापानीज यूनिट 731। मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था पास्ट में। बट ये वो एक्सपेरिमेंट थे जो कि वॉर के प्रिजनर्स के ऊपर करे जाते थे ऑफ द वॉर फील्ड। बट कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि वॉर फील्ड में होते थे, सोल्जर्स को इनडायरेक्टली कमज़ोर बनाने के लिए, उनके मोराल को डाउन करने के लिए, जब वॉर नहीं हो रही होती थी। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट अमेरिका ने करा था वियतनामीज सोल्जर्स के साथ में जब उनकी वॉर चल रही थी। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट वैंडरिंग सोल। अमेरिका को यह पता चला कि जो वियतनामीज सोल्जर्स हैं, वियतनामीज लोग हैं, उनका ये बिलीफ है कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं, अगर उनको प्रॉपर रिचुअल्स के साथ में नहीं दफनाते हैं तो उनकी जो सोल्स है, जो स्पिरिट्स हैं, वो यहीं पर घूमती रहती हैं, सफ़र करती रहती हैं, तड़पती रहती हैं। यानी ये बोल सकते हैं कि वियतनामीज लोग गोस्ट और स्पिरिट्स को लेके थोड़ा सीरियस हैं, ऐसा अमेरिका को समझ आ गया था। जैसे ही अमेरिका को इस चीज़ का पता चला, उन्होंने इसका एडवांटेज लेने का सोचा और कई हफ्ते लगा कर यूएस के इंजीनियर्स ने काफ़ी एरी और क्रीपी साउंड्स रिकॉर्ड करे और एक ऑडियो फाइल बनाई। इस ऑडियो फाइल में उन्होंने क्रेडिबिलिटी को और बढ़ाने के लिए वियतनामी सोल्जर्स की वॉइस को भी यूज़ किया था। और फाइनली काफ़ी हफ्तों की प्लानिंग के बाद में जो ऑडियो फाइल बनी, इसका नाम था गोस्ट टेप नंबर 10। Vợ tôi đang gì? Bà đang về với con tôi. Tôi đang về với mình đây. अगर तुमने ऑडियो को ध्यान से सुना होगा तो तुमने नोटिस किया होगा कि इसमें बच्चों की वॉइसेस भी हैं। ऑल्सो इसमें वियतनामीज डेड सोल्जर्स की वॉइसेस हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हम लोग तो मर चुके हैं, बट तुम लोग अपनी फैमिली के पास में वापस चले जाओ, तुम्हारे पास में मौका है। हम लोग तो नर्क में हैं, बट हम तुम्हें बताने के लिए वापस आए हैं कि तुम्हें अपनी फैमिली के पास में वापस चले जाना चाहिए। इस क्रीपी टेप को यूएस आर्मी वाले बड़े बड़े स्पीकर्स के थ्रू वियतनामीज कैंप में, वॉर फील्ड में प्ले करते थे। और ये पूरा ऑपरेशन मोस्टली रात में किया जाता था ताकि रात भर कोई भी सो ना पाए और सबके दिमाग में यही बात घूमती रहे, विच मेक्स इट इवन मोर डिस्टर्बिंग।
स्टोरी की शुरुआत होती है दिल्ली के अनाज मंडी एरिया से। मुशर्रफ जो कि ओरिजिनली बिजनौर का रहने वाला है, वो दिल्ली के एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करता है। मुशर्रफ के साथ साथ 63 और भी लोग हैं जो कि इस फैक्ट्री में काम करते हैं और इसी फैक्ट्री के टॉप फ्लोर पे वो लोग रहते भी हैं। सो बेसिकली 4 फ्लोर की एक बिल्डिंग है जिसको कि फैक्ट्री के साथ साथ वहाँ के लेबरर रहने के लिए भी यूज़ करते हैं। सो उस पूरी बिल्डिंग में ही फिनिश्ड प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल और जितने भी लोग वहाँ रहते हैं उनका सामान रखा रहता है। सो इट्स अर्ली संडे मॉर्निंग। सभी लोग जो वहाँ रहते हैं आंखें खोलते हैं जस्ट टू फाइंड देयर सेल्फ सराउंडेड विथ हैवी स्मोक। सून उनको रियलाइज हो जाता है कि बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर्स में आग लग चुकी है और क्योंकि वहाँ पे इतना सारा मटेरियल रखा हुआ था, बहुत जल्दी आग नीचे से ऊपर की तरफ फैलने लगती है। ये पूरी सिचुएशन अनफोल्ड होने में बहुत टाइम लगता है, बट क्योंकि सभी लोग सो रहे थे किसी को भी पता नहीं चलता। आग के फैल जाने के 1 घंटे बाद फायर डिपार्टमेंट को पहला कॉल जाता है इस इमरजेंसी का, बट तब तक आग इतनी फैल चुकी थी, इतनी बढ़ चुकी थी कि जितने भी लोग वहाँ फंसे हुए थे सभी ने अपने रिश्तेदारों को, फैमिली, फ्रेंड्स को फ़ोन करना शुरू कर दिया था इस इमरजेंसी के बारे में बताने के लिए। द फॉलोइंग यू आर अबाउट टू हियर। बोलो। हाँ भैया, खत्म होने वाला आज में। हाँ? खत्म होने वाला, आग लगने वाली है। लोग भैया आ जाइए करोल बाग। तो कहाँ? मोनू से नंबर ले लियो, वो जो मोनुआ का गुलजार। हाँ इस टाइम कमरे में भागना कहीं रास्ता नहीं, आग लग गई भाई दिल्ली। हाँ उधर निकलना वहां से नहीं है मोनू, कहीं को रास्ता भागने का भैया। भागने का रास्ता नहीं है, वो बड़ी खत्म हुआ आज भैया। मैं अब देखे घर का भैया ध्यान नहीं किए मेरे। अब मेरे भाई ठीक है, तू ही है भैया। अब देखे सुन पर। हाँ हाँ भैया, सांस भी नहीं लिया जा रहा मोनू, अब सांस भी नहीं लिया जा रहा। आप कैसे लगी पता नहीं दे मतलब। इस मोमेंट पर तुम कॉल के बैकग्राउंड में उन बाकी लोगों को सुन सकते हो जो कि सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। पीपल हु कैन सी देयर एंड कमिंग क्लोजर टू देम। जो पानी वाली। हाँ अब कुछ ना बोलूं बस। सांस देना नहीं आ रहा भैया, देखे जैसे भी करके ले जाइए यार। यार भैया घर का ध्यान रखिए मेरे भैया। देखे बता। हाँ पानी वाली कॉल करते हो ना भैया। देखो कुछ नहीं हो रहा भाई ना। सांस भी ना आ रहा। आग कैसे लगे मोनू? देखे मेरे बच्चों का, मेरे घर का ध्यान रखिए मेरे भैया। पता ना। अच्छा और सारे वही है? देखे किसी को एकदम से बताइए मत ना, है ना? ना ना। हाँ आराम से भैया। देखे पहले बड़े बड़ों में जिक्र करके कल को लेना आ जाइए। अच्छा जैसे भी होगा। देखे कुछ ना होना तो चल। अब देखे मेरे घर का ख्याल लगी। हाँ टेंशन मत लो। तू खबर दे है और किसी को भरोसा नहीं था उसमें। तू भरोसा करके जैसे भी चलवा होगा घर है नहीं, बड़े होने तक बच्चों तक के जमीन बेच के जैसे भी करेंगे। हाँ तो बस सांस भी ना आ रही मोनू अब सांस भी नहीं आ रही। अब वहाँ का नंबर होगा अब होगा नीचे वालों को होगा, बहुत सारों ने कर दिया होगा फोन आपको काट करें मोनू। हाँ सांस भी ना आ रहा भैया। अच्छा वो कैसे देर मगर यो। हेलो जितनी भी क्लिप्स हमने आज सुनी है उनमें से सबसे ज़्यादा सैड और डिस्टर्बिंग शायद यही वाली क्लिप थी। इवन इन द लास्ट मोमेंट्स मुशर्रफ को उसके फैमिली की चिंता थी। इस बात की फिक्र थी कि उसके बच्चों का क्या होगा। मुशर्रफ के जैसे 43 और लोग जो दिल्ली के उस फैक्ट्री में अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वहाँ रहते थे वर ऑल बर्न्ड अलाइव।